हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे साथियों, वीडियो मेंस की जो टेस्ट सीरीज है क्वालिटी एजुकेशन की, उसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। आज अपना 10वां टेस्ट है और इसी के साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट फिनिश हो जाएंगे। आगे जो टेस्ट आएंगे वो फुल लेंथ टेस्ट है, 5 इसके बाद में और बचे हुए हैं। ठीक है, आज के इस टेस्ट के अंदर जो अपने टॉपिक रहने वाला है वो है ज्योमेट्री और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर स्पेशली जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, जो बट्टे का कॉन्सेप्ट है, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। और आप में से वे लोग जो मैथ्स का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, यानी मैथ्स में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जो है लर्निंग वो चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर कंप्लीट कोर्स है मैथ्स का, जहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ्स को पढ़ाया है। न केवल अर्थमेटिक बल्कि एडवांस मैथ भी उसमें शामिल है, और उतनी ही आसान आपको एडवांस मैथ भी लगेगी जितनी आपको अर्थमेटिक लगती है। ठीक है, तो आप में से वे लोग जो चाहते हैं मैथ्स का कंप्लीट कोर्स ऑल कंपटीशन के लिए हैं, आप कोई भी जो एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे मैथ्स पूछी जाती है, स्पेशली वीडियो मेंस के लिए तो है ही है, लेकिन वीडियो मेंस में तो टाइम बचा नहीं है, तो बाकी उसमें जो वीडियो मेंस का एडवांस मैथ्स का पोर्शन है वो बहुत तसल्ली से करवाया हुआ है। ठीक है, तो आगे जितने भी एग्जाम्स है, जैसे LDC आने वाला है, उनके लिए वो कोर्स बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और उसके अलावा SSC बैंक एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे मैथ्स पूछी जाती हैं, बहुत यूजफुल रहेगा वो कोर्स। ठीक है, चलिए तो अपन बढ़ते हैं इसमें आगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अपना पहला क्वेश्चन है कि दो कोटि पूरक, कोटि पूरक का मतलब होता है समपूरक। ओके, कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो दोनों कोण क्या क्या होंगे। अच्छा, समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इतना आप जानते हैं, 180 डिग्री योग होता है। अब वो बोल रहा है कि दोनों कोणों का जो अंतर है ना, वो है 40 डिग्री का। तो आपको दो कोण इस प्रकार से लेने हैं कि उनका अंतर 40 बने। तो क्या करना है, 180 को ऐसे दो भागों में बांटो कि अंतर 40 हो। बांटने का तरीका एक काम करो, आप 180 में से 40 निकाल दो, पीछे बच गए 140, आधा आधा बांट दो, एक को मिल गया 70, दूसरे को 70 मिल गया, 70 को 40 और दे दो, तो ये हो गया 110 डिग्री। तो दो कोण आपके हो जाएंगे 70 डिग्री और 110 डिग्री। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब ये दोनों कोटि पूरक है ना, संपूरक है। संपूरक मतलब दोनों कोणों का योग 180 बनता है। इनका अंतर कितना आ रहा है? इनका अंतर 40 डिग्री आ रहा है, बस इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना, देखो, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। ठीक है, x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। अच्छा, पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब x आपका 45 डिग्री है। x का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। तभी तो x अपने पूरक कोण, इसका जो पूरक होगा उसके बराबर ये होना चाहिए, तो वो भी 45 होगा। 45 45 90 योग हो गया। ठीक है, और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो y को अपने संपूरक के इक्वल करना है। इसका मतलब y को 90 डिग्री रखना है ताकि दूसरा संपूरक 90 डिग्री हो जाए और योग 180 हो जाए। तो x का मान 45, y का मान 90 आ गया। अब आपको पूछा है कि बताइए 2x प्लस 3y किसके बराबर होगा? 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 45 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है? 90। y का मान हो गया आपके 90। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 90 डिग्री, 270 डिग्री, इनका योग कर लो। ठीक है, ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आ गया 360 डिग्री, 2x प्लस 3y। ओके, नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट है, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है का योग होगा। 2 और 2/3 समकोण, एक काम करें, दो समकोण 90 डिग्री 90 डिग्री दो बार, दो समकोण प्लस 2/3 समकोण, यानी समकोण का 2/3। ठीक है, तो 3 से कट गया ये 30 बार, ये हो गया 180, 180 प्लस ये हो गया आपका 60 डिग्री, है ना। तो इसको जोड़ दो आप, ये हो गया आपका 240 डिग्री। तो दो समकोण और 2/3 समकोण मिला करके 240 डिग्री होता है। क्लियर, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न आकृति में x का मान लाना है। देखिए ये इस प्रकार से है, ये यहां पे समकोण है, ये आपको 80 डिग्री दिया है, ये आपको 115 डिग्री दिया है, ये आपको 65 डिग्री दिया है, ठीक है। और आपको क्या लाना है, x का मान लाना है, यहां पे आपका x है, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब एक बात बताइए, ये आपको दे दिया 90 डिग्री, ठीक है। आपको पता है कि ये दोनों कोण मिलाकर के, बहिष्कोण और आंतरिक कोण मिलाकर के 180 होंगे, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने हुए कोण है, ठीक है। तो 180 होंगे, तो ये हो गया आपका 65, तो ये बच गया आपका 115, ये 115 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये आपका कितना है, ये आपका 115 डिग्री है ही, ठीक। अब अगर अपन इस कोण की बात करें तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि बाहर वाला 80 है तो अंदर वाला 100 होगा, दोनों मिला के 180, ठीक है। अब आपको जो कोण का मान पता करना है, वो कोण आपका ये बहिष्कोण है, तो आपको पहले आंतरिक कोण का पता होना चाहिए, तभी तो बहिष्कोण आएगा। यहां पे कोण कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये पंचभुज है, और पंचभुज के अंदर जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो क्या होगा, पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग होगा n-2 इंटू 180, तो ये 5 हो गया, 5 - 2 इंटू 180 है ना, ये 3 इंटू 180, ये 540 डिग्री। सभी कोणों का योग 540 है। इसमें से आप क्या करो, इन सब कोणों को घटा लो। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, एक काम करो आप घटाओ, ये 540 में से घटाना है 115 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये सब घटाओ, ठीक है। तो ये हो गया 115 230 डिग्री, 230 ये 330, ठीक है, 330 और 90, 330 और ये आपका 90 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 420, ठीक है, 420 डिग्री हो गया। तो 540 में से 420 घटा लो, ओके, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। यह सुनो, अब आपका जो आंतरिक कोण है ना वो 120 आया है, मतलब ये कोण आपका 120 डिग्री आया। तब आप जानते हैं कि इसका जो बहिष्कोण है यानी x, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग मिलाकर के 180 है, 180 में से 120 घटा दो, तो ये कोण आपके क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ये आपका सेकंड आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार की स्थिति प्यारे साथियों। अब हम बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है, एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता ने 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदी और उनको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच दी। इस प्रकार वह कितना कमाती है, इसमें यह आपको पता करना, उसका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो प्रॉफिट किस प्रकार से पता करोगे, देखिए वेरी सिंपल है। ताजा मछली को सुखाओगे तो वो 1/3 रह जाएगी। सुनीता 1500 किलो 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लेके आई है। तो एक काम करते हैं, अपन क्रय मूल्य जान लेते हैं। 1500 किलो और 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जब आप देखोगे तो 37,500 रुपए की मछली टोटल आई है, ताजा मछली। लेकिन सूखने के बाद में देखना, सूखने के बाद जो 1500 किलो है ना वो 1/3 रह जाएगा, यानी 500 किलो रह जाएगा। ओके, 1500 किलो का माल जो है आपका 500 किलो रह जाएगा। अब उसने बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच दिया। 500 किलो को 80 रुपए के हिसाब से बेचोगे 40,000 रुपए बनेंगे। अब एक चीज बताओ मुझे, 37,500 में तो माल आया है, 40,000 में बिका है, तो बताओ लाभ कितना कमाया, इनका अंतर देख लो, 2500 रुपए का लाभ कमाया। सेकंड ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसके अंदर, ध्यान देना। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है 10% बढ़ाकर अंकित करता है। वह उस वस्तु को 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची, ये आपको पता करना है। और ये पता करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यहां से डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट आपके लागू होता है। मैं समझाता हूं इसको कैसे करना है। देखिए, वास्तविक मूल्य है ना,
अपन कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस उस वस्तु की कितनी है, 100 रुपीज, ये बात आपको समझ में आ गई। और उस पे एमआरपी है ना, मार्केट प्राइस कह दो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कह दो, या फिर आपका अंकित मूल्य कह दो। एमआरपी 10% बढ़ाकर अंकित किया है ना, इसका मतलब उस पर 110 रुपए लिख दिए। 100 रुपए की हकीकत में वो है, उस पर एमआरपी डाल दिया 110, 10% के कमीशन पर बेच दिया। यहां पे 10% का डिस्काउंट है। ओके, डिस्काउंट 10% है, इसका 10% कितना होता है, 11 रुपए। तो 11 रुपए का डिस्काउंट देने का मतलब है कि वो माल को 110 का 10% 11 रुपए होता है। 11 रुपए छोड़ने का मतलब वो माल को 99 रुपए में सेल करेगा। ये आपका सेलिंग प्राइस होगा 99। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, वो 99 रुपए में बेचा है। सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखो क्या बोला, दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी और डी सी ये समांतर रेखाएं हैं। देखिए ये आपको 3 समांतर रेखाएं दिख रही हैं, 1 2 और ये 3, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। ये x है, ये y है और ये z है। ओके, यहां पे ये कहना चाह रहा है y अनुपात z इज इक्वल टू 3:4, तो x का मान लाना है। ये बात आपको समझ में आ गई, x का मान आपको लाना है। एक चीज देखो आप यहां पे बहुत तसल्ली से, ये सब समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा काट रही हैं, तो x और z इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे x और z, और उसने अनुपात किसका दिया है, y और z का। इसने क्या बोला है कि y अनुपात z बराबर 3:7। एक काम करते हैं, सुनिए आप, मैं z की जगह देखो y की जगह 3 लिख दो, इसका 3 यूनिट, या मैं 3x लिख सकता हूं। z की जगह 7 यूनिट, z की जगह 7x लिख सकता हूं, है ना। x और z बराबर है, तो x की जगह मैं 7x नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो x और y का योग कितना होगा? आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो, ये दोनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो यहां पे x और y का योग, x प्लस y का योग 180 डिग्री होगा, ये पक्का है। और अगर रेशो के अंदर देखें तो x का मान है 7x, y का मान है 3x, मिला करके आपका 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ओके, एक काम करो भाई, ये x की जगह आप a ले लो, है ना, ताकि क्या है कि ये थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। ये x प्लस वाई, ओके, 180 डिग्री होगा, ठीक है। x का मान है आपके 7a प्लस y का मान है आपके 3a इज इक्वल टू 180। इट मीन्स 10a इज इक्वल टू 180, तो a का मान आपके 18 डिग्री आ गया। आपको a का मान चाहिए ना, तो एंगल a आपका कितना है, 7 × 18, है ना। तो ये आप गुणा कर लो, ये हो गया आपका 126, 8 संग 48 और 70, ठीक है, 856, हाँ राइट, ये 126। ओके, ये आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असत्य कथन है? ये आपको असत्य ढूंढना है इसके अंदर। किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कौन कहते हैं? ये बात बिल्कुल राइट है ना। एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कौन कहते हैं? ठीक है। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। किन्हीं भी 3 रेखाखंडों, ये रेखाखंडों से घिरी जो आपकी बंद आकृति है, उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस पे एक बार अपने स्टार लगाते हैं, ये तो राइट है, ठीक है। अब इसको देखना, आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये तो बिल्कुल राइट है। ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ना,
तीन रेखाखंडों से घिरीबंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। किन्हीं तीन रेखाओं से से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि दोनों बातें सेम है, बट यहां पे ये ज्यादा सटीक इसलिए है क्योंकि त्रिभुज जो बनता है ना, त्रिभुज, अच्छा रेखा क्या होती है, रेखा दोनों तरफ बढ़ती है, लाइन जो होती हैं वो दोनों तरफ अनंत बढ़ती हैं, है ना। लेकिन त्रिभुज बनाने के लिए तो कोई भी तीन बिंदुओं के को क्रम से मिलाने पर जो तीन रेखाखंड पैदा होते हैं, उन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट है, ये आपका इसमें असत्य होगा, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, क्योंकि रेखाओं का तो कोई लिमिट नहीं है, त्रिभुज बनाने के लिए रेखाखंड चाहिए थी। इसको देखो, दी गई आकृति में ए ओ बी, ये जो कोण है देखिए इस प्रकार से ये और ये आपको ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये आपको ए ओ बी और ये सी। ठीक है, ये एक सरल कोण है बिल्कुल। किरण ओ सी, जिस पर किरण ओ सी आपतित है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये किरण से जो है ये कोण 2 बन गए। यदि ए अनुपात बी 2:1 है, एक बात बताओ, ये 2 इकाई और ये 3 इकाई, ये 1 इकाई हो गया 3 इकाई। ठीक है, 3 यूनिट्स आपका मिलाकर के 180 डिग्री होगा ना। आपको ए का मान पता करना है, ए का मान 2 इकाई है, 180 में 3 का भाग दिया, गुणा 2 से कर दिया, है ना, तो ये 120 डिग्री आ गया ना ए का मान। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको देखो, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उनके सभी बहिष कोणों के योग का दुगुना है, तदनुसार उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। एक बहुभुज है, ओके, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का जो योग है ना, वो बहिष कोणों के योग, आपको पता है कि बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होगा। सभी आंतरिक कोणों का योग बहिष कोणों के योग का दुगुना है, तो 360 का दुगुना यानी कि 720 डिग्री है आंतरिक कोणों का योग। भुजाओं की संख्या कितनी है वो लानी है। अब एक बात बताइए, आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला क्या है, n-2 180। आंतरिक कोणों का योग और जो आपको दे रखा है 720 डिग्री, है ना, 0 0 कैंसिल, 18 चौक 72, है ना, n-2 इज इक्वल टू 4, n बराबर 6, -2 ट्रांसफर होगा ना, n का मान 6 आ गया, तो ये आपका राइट आंसर है। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी, ये डी नहीं है इसमें, ओके, त्रिभुज एबीसी के तल में ऐसे बिंदुओं की संख्या कितनी होगी जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो। देखो, एक ट्रायंगल है ना, इसके भीतर ऐसे कितने बिंदु होंगे जिनसे शीर्षों की दूरी समान हो। आपको पता है कि जो अंतः केंद्र होगा, क्या अंतः केंद्र एक ही होगा जिसको केंद्र मान करके शीर्षों की दूरी, ओके, इसको परिकेंद्र बोलेंगे। परिकेंद्र एक ही होगा जिसको केंद्र मान करके शीर्षों से होता हुआ एक वृत्त खींच सकते हैं, समझे आप, तो ये परिकेंद्र कहलाएगा, और परिकेंद्र एक ही होता है। इसके अलावा ऐसा कोई और बिंदु नहीं है कि जिसको मान करके अपन इक्वल डिस्टेंस रख सकें कोणों से। ठीक है, तो एक ही बिंदु होगा, परिकेंद्र। ठीक है, चलिए अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ढंग से समझना। त्रिभुज PQR का गुरुत्व केंद्र G है। अब ये गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जिसको केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड जिसको बोलते हैं। QG की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, Q से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई का माप क्या होगा। गुरुत्व केंद्र, देखो एक तो होता है केंद्रक, त्रिभुज के अंदर जो विशेष बिंदुओं की बात करें तो एक होता है केंद्रक जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, एक होता है अंतकेंद्र, एक होता है परिकेंद्र।
ठीक है। एक होता है लंब केंद्र, लंब केंद्र, ठीक है। ये है आपका सेंट्रॉइड, ये आपका इन सेंटर, ये सरकम सेंटर, और ये आपका जो लंब केंद्र होता है वो होता है जो कोणों से जाने वाले लंब का संगम बिंदु होता है। मैं आपको समझाता हूं अभी सारा। देखिए ये एक त्रिभुज है। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्व केंद्र यानी कि केंद्रक की, ठीक है। होता क्या है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, उनके मध्य बिंदु जो होते हैं ना, मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु, ओके, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। इस कोण से मध्य बिंदु को मिलावें तो ये रेखाखंड माध्यिका कहलाता है, ओके। इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, ये रेखाखंड माध्यिका है और ये रेखाखंड माध्यिका है। अब ये जो केंद्र होता है इसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्रक, केंद्रक है ना, या फिर गुरुत्व। अब आप समझ गए गुरुत्व केंद्र, ओके। इस गुरुत्व केंद्र की खासियत होती है, ये गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में। केंद्रक से शीर्ष की साइड का हिस्सा 2 इकाई होता है, केंद्रक से भुजा की साइड का हिस्सा 1 इकाई होता है। अपन इस क्वेश्चन को इसके माध्यम से सॉल्व करते हैं। गुरुत्व केंद्र उसने क्या बोला है जी, मैं बाकी सारे केंद्र भी समझाऊंगा, देखना। गुरुत्व केंद्र क्या बोला है जी, पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर त्रिभुज है और जिसका गुरुत्व केंद्र जी है। इसने बोला कि क्यू जी, सुनिए, क्यू जी 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है, तो क्यू से गुजरने वाली माध्यिका कितनी लंबी है। आप इस बात से वाकिफ हो कि यहां से यहां तक 2 इकाई होगा और यहां से यहां तक 1 इकाई वैल्यू होगा, ओके। अब अगर क्यू जी की बात करें तो क्यू जी आपका 2 यूनिट है। 2 यूनिट जो है वो उसने बोला कि 4 सेंटीमीटर हो, तो कंप्लीट क्यू जी लाना है, तो यहां से यहां तक कंप्लीट क्यू जी 3 इकाई हो गया, 2 और 1 3 इकाई, तो क्यू जी का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। ये तो आपके लिए क्या है, सुराग है। कंप्लीट क्यू जी लाना है तो 4 में दिया 2 का भाग और गुणा किया 3 से, 2 और 1 3, है ना, तो ये 6 हो गया। ये आपका राइट आंसर है। अब सुनो, इसके अलावा और भी केंद्र होते हैं, ये त्रिभुज है, ओके। इसके कोणों के जो अर्धक मिलते हैं वो अंत केंद्र होता है, इन सेंटर जिसको बोलते हैं। कोण का अर्धक ये रहा, इस कोण का अर्धक ये, और इस कोण का अर्धक ये, इनका जो संगम बिंदु होता है ना वो कहलाता है अंतः केंद्र। क्या कहलाता है, अंत केंद्र, इन सेंटर। और उस अंत केंद्र को केंद्र मान करके अंदर वाला वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में होता है परिकेंद्र। त्रिभुज के अंदर एक विशेष प्रकार का केंद्र परिकेंद्र, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ये कोणों के अर्धक थे, एंगल बाइसेक्टर थे, जिनका संगम बिंदु है ये। अब भुजाओं के लंब समद्विभाजक, इस भुजा का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, अगर कोणों से मध्य बिंदु को मिलाओगे तो केंद्रक मिलेगा, लेकिन लंब समद्विभाजक, भुजा का लंब समद्विभाजक, भुजा को 90 डिग्री पर काट के जाने वाला रेखाखंड, ये 90 डिग्री पर काट के जाने वाला, ये 90 डिग्री पर काट के जाने वाला। तो भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक है, यानी कि लाइन के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होंगे, वो जिस बिंदु पर मिलेंगे वो बिंदु आपका परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। परिकेंद्र, सरकम सर्किल, इसको केंद्र मान करके जो वृत्त खींचेंगे, क्योंकि ये जो है ये कोणों से समान दूरी पर होता है, ये केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है, ये केंद्र कोणों से समान दूरी पर होता है। इसको केंद्र मान करके एक वृत्त खींचोगे तो कोणों से होकर गुजर सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र, ठीक है। एक होता है लंब केंद्र। इस कोण से सामने वाली भुजा पर लंब डालो, इस कोण सामने वाली भुजा पर लंब डालो, और इससे सामने वाली भुजा पर लंब डालो। ये जो केंद्र होगा ना, ये केंद्र आपका लंब केंद्र कहलाएगा, ये लंब केंद्र होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विशेष प्रकार के 1 2 3 और 4 केंद्र होते हैं। वृत्त बनाने के लिए 2 केंद्र होते हैं, ये अंतवृत्त बनाता है, वो परिवृत्त बनाता है, ठीक है। इस केंद्र की खासियत है कि ये केंद्र माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला,
किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कभी कभी तो समकोण भी तो होगा त्रिभुज, एक कोण समकोण होगा, कभी कभी अधिक कोण भी तो होगा त्रिभुज का। ठीक है, एक कोण सदैव समकोण होता है ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि एक कोण त्रिभुज का हमेशा समकोण हो? ये त्रिभुज है, इसमें कहां समकोण है एक कोण? ठीक है, एक कोण सदैव अधिक कोण होगा ये भी जरूरी नहीं है। इस त्रिभुज के अंदर कहां अधिक कोण है? ठीक है, दो कोण सदैव न्यून कोण होंगे, हां ये जरूरी है। अगर आप न्यून कोण त्रिभुज बनाते हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना, तब भी एवरी एंगल उसका एक्यूट एंगल होगा, राइट। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तब भी आपका एक राइट एंगल होगा, लेकिन दो तो आपके एक्यूट एंगल होंगे। और जब आप इसको ऑब्ट्यूस एंगल बनाओगे, अधिक कोण वाला त्रिभुज बनाओगे, तब भी दो कोण तो हमेशा न्यून कोण रहेंगे, तो दो कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। नेक्स्ट, अब इसको देखो, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ प्रतिशत। एक काम करो, आप ऐसे लिखो, 40 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25 का सेलिंग प्राइस। इतना आप जानते हो, आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। का मतलब गुणा होता है, ये तो पता है आपको, का मतलब गुणा। 25 इंटू एसपी, 40 इंटू एसपी, आप इसको इस प्रकार से पढ़ो, है ना। ये कौन है? सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी को इधर लेके आ जाओ, सेलिंग प्राइस बराबर गुणा में है ना, ये 25 उधर रहेगा, ये 40 उधर जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो वस्तु की सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? 40। अब इस कंडीशन के अंदर अगर अपन प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 15 इकाई। ये सुनो, अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। अब एक बात बताइए, कॉस्ट आई है वस्तु की 25 रुपए, प्रॉफिट मिला है 15, 15 रुपए का प्रॉफिट किस पर मिला है? 25 पर इंटू 100, है ना। तो 25 से कट गया ये 4 बार, 15 चौक 60, 60% का आपका प्रॉफिट है। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी आप और भी मान के कर सकते हो। कैसे? कि 40 का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो 25 का सेलिंग प्राइस है, यही बात है। ठीक है, आप 200 रुपये मान लो, आपको 200 क्यों, 100 क्यों नहीं माने? 40 का भाग 100 में पूरा नहीं जाएगा, इसलिए। वैसे आप मानना चाहो तो मान सकते हो, 100 मान लो। चलो, 100 रुपये आपका 40 का कॉस्ट प्राइस है, 25 का सेलिंग प्राइस भी 100 रुपये, तब हो गया ना 40 का कॉस्ट प्राइस बराबर 25 का सेलिंग प्राइस, 100 रुपये। ओके, अब एक का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 100 में 40 का भाग दोगे ना, ठीक है, तो ये आ गया आपके 2.5 रुपये। ओके, इसी प्रकार से जब आपको एक का सेलिंग प्राइस चाहिए ना, तो आप क्या करोगे? 100 में 25 का भाग दोगे ना, ये आ गया 4 रुपये। अब एक बात बताओ, एक वस्तु आती कितने में है? 2.5 में, बिकती कितने में है? 4 में, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहां पे 1.5 प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट का परसेंट चाहिए ना, तो 1.5 प्रॉफिट का परसेंट कॉस्ट पर निकालेंगे, 2.5 पर इंटू 100, ये आपका 60% आएगा, राइट। ऐसे ये सबसे बेस्ट वे है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन 2 छत पंखे 2500 रुपए प्रति नग की दर से खरीदता है, उसमें से एक पंखे को 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है। इस सौदे में प्रतिशत लाभ अथवा हानि कितनी होगी? ठीक है, आप इस 2500 का यूज करो नहीं करो चलेगा। आप सीधा मान लो, पहला पंखा 100 का है, दूसरा 100 का है, ठीक है, इस पर 15% लॉस हुआ, इस पर 8% प्रॉफिट हुआ, नहीं 15% प्रॉफिट हुआ, 8% लॉस हुआ, है ना। अब एक बात बताओ, यहां पे 15 रुपए कमाए, यहां पे 8 रुपए गंवाए, मतलब तो ये निकला ना। तो 15 कमाए और 8 गंवाए, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? भाई कम से कम 8 गंवाए हैं तो 15 भी तो कमाए हैं, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
अब 7 रुपए का प्रॉफिट किस पर हुआ है? दोनों वस्तुओं पर मिला करके। तो टोटल देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपए प्लस 100 रुपए, दोनों वस्तुओं को मिला करके 200 में लाया था। 200 रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट पर 7 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का परसेंट चाहिए ना, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि जो 7 रुपए हमने कमाए हैं ना इस पूरे सौदे में, वो 200 पर कमाए हैं इंटू 100, है ना। 3.5% का प्रॉफिट हुआ। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 2500 का यूज नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए, पर 2500 का यूज करोगे तो भी आंसर यही आएगा। और सीधा जब कॉस्ट प्राइस इक्वल हो ना, तब तो सीधा इनका अंतर देख लो। 15 का लाभ, 8 की हानि, इसका मतलब 7 आपके बच रहे हैं, 2 पर बच रहे हैं 7, 1 पर 3.5। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20%, 10% और 5% का समतुल्य बट्टा। अब ये कैसे लाओगे? 20%, 10% और 5% का समतुल्य बट्टा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, 20% का बट्टा दिया, सुनो, मूल कीमत मान लो 100 रुपए, 20% का बट्टा दिया, मूल्य रखा 80%, 10% का बट्टा दिया, मूल्य रखा 90%, 5% का बट्टा दिया, मूल्य रखा 95%। 100 हमेशा ही कट जाएगा, 00 कैंसिल। इनको जब आप गुणा करोगे तो 6820 इस प्रकार से आएगा, 6840 आएगा, 68.4, ये आपका रिजल्ट आएगा। अब एक चीज बताओ, शुरुआत में आपकी इसकी कीमत कितनी थी? शुरुआत में आपकी इसकी कीमत थी 100 रुपए, ओके, और अब आपकी कीमत कहां आ गई? 68.4 पर। 100 रुपए से गिर के 68.4 पे आने का मतलब है कि 31.6% की कमी होगी। 100 पर 31.6% की कमी होगी, आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए भाई, अब इस प्रकार की बातें लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप समझो, बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना। लिखा हुआ है कि एक मिक्सी का विक्रय मूल्य 3432 रुपए है, इसके अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा दे है, मिक्सी का अंकित मूल्य क्या होगा? ध्यान देना बहुत तसल्ली से, कैसे किया जाए इसको, सुनो। ये है आपका क्रय मूल्य, ये है आपका विक्रय मूल्य, ये है आपका अंकित मूल्य, और इसके बीच में जो हुआ वो है आपका डिस्काउंट। ओके, देखो, एक मिक्सी का विक्रय मूल्य है 3432 रुपए, विक्रय मूल्य है 3432 रुपए, इसके अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा दे है, वस्तु का अंकित मूल्य लाना है। यह बोल रहा है कि अंकित मूल्य जितना भी है उस पर 12% की छूट दी, तब विक्रय मूल्य आपका 3432 बना है। सिंपल सी बात है, अंकित मूल्य को आप मान लो 100%, इस पर 12% की छूट दी है, इसका मतलब 88% में आपका वस्तु सेल हुई है। तो अंकित मूल्य का 12% छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य बनता है 88%, और वो रुपयों में कितना है? 3432 रुपए। ये आपके लिए सुराग का काम करेगा। और आपको क्या लाना है? आपको लाना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य लाना है तो आप क्या करोगे? 3432 में तो 88 का भाग दे दोगे, गुणा 100 से कर दोगे, ये आपका 3900 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे सोच लो इसको, अंकित मूल्य आपका x था, 12% की छूट दी, 88% आपका विक्रय मूल्य है जो 3432 है, तो x का मान हो गया 3432 इंटू 100 ऊपर 88 बटे में। बात वो की वो है 3900। यह सुनो, इस प्रकार की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखना आप। 1600 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु एक व्यापारी क्रमशः 12.5% और 10% बट्टा देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, एमआरपी आपका कितना है? 1600 रुपए। पहला डिस्काउंट दिया 12.5%, दूसरा दिया 10%,
तो वस्तु कितने में बिकेगी ये आपको पता करना है। 1600 उसका एमआरपी है, उस पर पहला बट्टा आपने कितना दिया है 12.5%। 12.5% का बट्टा देने का मतलब है 87.5% आपने उसका मूल्य रखा। ठीक है, ये हो गया 88 और 2, हाँ ठीक है, 87.5% मूल्य रखा। दूसरा बट्टा आपने कितना दिया है 10%, इसका मतलब मूल्य रखा आपने 90%। आई समझ बात। इस प्रकार से अब जो मूल्य निकल के आएगा वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। पॉइंट हटाओगे, यहां पे जीरो लगाओगे, 25 से इसको काट दोगे, डबल जीरो ये कट गया। ठीक है, और इस प्रकार से ये 1260 रुपये आपका विक्रय मूल्य आएगा। ये सुनो, सिंपल सी बात है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार 50,000 रुपए अंकित मूल्य वाली मोटरसाइकिल पर 10% छूट देता है, फिर भी उसे 20% लाभ होता है, तो मोटरसाइकिल की लागत आपकी कितनी है ये आपको पता करना है। एक काम करो, ये तो है आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये है आपका सेलिंग प्राइस, ओके, और ये है आपका मार्केट प्राइस या फिर एमआरपी लिख दो, अंकित मूल्य लिख दो आप, है ना। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक दुकानदार 50,000 रुपए अंकित मूल्य वाली मोटरसाइकिल 10% की छूट पर बेचता है, तो भी उसे 20% का लाभ होता है। एक काम करो, अंकित मूल्य उसका 50,000 है और उस पर 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है 10% का। 50,000 का 10% होता है 5,000। 5,000 डिस्काउंट देने का मतलब है कि आपने वस्तु को 45,000 में बेच दिया। ये बात समझ में आ गई। इसने बोला कि ऐसा करने के बावजूद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। आप ये मानो कि उसकी कॉस्ट प्राइस 100% है और जो प्रॉफिट है वो 20% है, तो सेलिंग प्राइस 120% है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के आधार पर, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर 20% प्रॉफिट के साथ में सेलिंग प्राइस आपका 120% है। 120% आपके 45,000 के बराबर है। ये आपको क्या मिल गया सुराग। ये किसका सुराग है, ये कॉस्ट प्राइस का सुराग है कि कॉस्ट प्राइस का 120% 45,000 होता है। आपको कॉस्ट प्राइस लानी है तो क्या करोगे, 45,000 में दिया 120 का भाग और गुणा कर दिया 100 से, ये आ जाएगा आपका 37,500। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, 37,500। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है सी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी 1200 रुपए देता है, तो वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना है। सुनिए, ये तो बहुत सिंपल है। माना कि आरंभिक लागत मूल्य उसका एक्स है, ए ने बी को वस्तु बेची है 20% के लाभ पर, तो इस एक्स का 120% विक्रय मूल्य हो गया ए के लिए। ये ए का विक्रय मूल्य लेकिन बी का क्रय मूल्य। बी ने 25% पर सी को बेचा, बी के लिए ये 100% है, 25% का प्रॉफिट है। 125% में सेल किया सी को, और हां सी ने 1200 रुपए चुकाए हैं। ठीक है, तदनुसार सी उस वस्तु के 1200 रुपए देता है। ठीक है, तो आरंभिक मूल्य आपको लाना है, आपको एक्स का मान लाना है, तो आपको पता है कि इसको कैलकुलेट करना है 1200 इंटू 100 ऊपर 100 ऊपर, ठीक है ना, वो आप कैलकुलेट, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका 800 रुपये आ जाएगा। कैलकुलेट करो, 800 रुपये उसका आरंभिक मूल्य था। ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 500 रुपए पर 40% के एक बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 30% और 10% के दो क्रमवार बट्टों की धनराशि के बीच अंतर कितना है। एक काम करो, वो कह रहा है कि 500 रुपए पर एक मुश्त 40% का बट्टा दो, तो 40% का मतलब है कि आपने 200 रुपए का बट्टा दिया। डिस्काउंट कितना हो गया, 200 रुपए का। ठीक है, 500 रुपए पर 40% का एक बट्टा, 40% छोड़ने का मतलब सीधे 200 रुपए छोड़ दिए। वो बोले कि ऐसा करने और 30% और 10% के दो क्रमवार बट्टे देने, एक के बाद एक
क्रमवार बट्टे देने पर धन में कितना अंतर आएगा? ओके, 500 रुपए है, पहला बट्टा 30% लगेगा, इसका 30% कितना होता है? 150 रुपए। कितना होता है? 150 रुपए। 150 रुपए का बट्टा दोगे, इसका मतलब 350 पर उसकी कीमत आएगी। उसके बाद में 10% का और बट्टा दोगे, इसका 10% 35 रुपए। तो 35 रुपए और छोड़ोगे तो आपकी कीमत कहां पहुंचेगी? ये कीमत पहुंचेगी 315 पर। ठीक है, ओके। डिस्काउंट कितना हुआ ये देखो आप, ये आपका डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट हो गया आपका 185 रुपए। ये सुनो, अब एक बात बताइए, डिस्काउंट में अंतर कितना है? इधर 200 का डिस्काउंट मिल रहा है, इधर 185 का, तो आपका 15 रुपए का अंतर है। वैसे भी आप देख लो, अगर अपन मूल्य की बात करें तो 500 में से 200 घटाने के बाद 300 मूल्य बचेगा, इधर बचेगा 315। ठीक है, तो 15 रुपए का मूल्य का अंतर रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनका समतुल्य बट्टा लेके आ जाएं और इनका अंतर देख ले, में सीधा ही हो जाएगा 70 × 90 बटे में 100, 7 9 63, 63 का मतलब है 37%। तो इन दोनों बट्टों का मतलब है 37% का डिस्काउंट और यह है 40%। तो इनका जो अंतर है ना, अंतर रहेगा 3%, है ना। 500 रुपए का 3%, सीधा हो गया 15 रुपए। क्लियर? ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 8,000 रुपए की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11,200 रुपए अंकित किए। ठीक है, उस पर X% की छूट दी जाए तो भी उसे 12% प्रॉफिट होता है, 12% प्रॉफिट बेचा जाता है। ठीक है, तो आपको X का मान ज्ञात करना है। क्या बोला? 8,000 रुपए की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11,200 का बिक्री मूल्य अंकित है, उस पर X% छूट देकर यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो X का मान आपको पता करना है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं। ये उसका है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस और ये है आपका MRP, अंकित प्राइस, मार्केट प्राइस, जो आप बोलो सो ये है। ठीक है, चलिए, अब वो यूं कह रहा है MRP जो है ना वो आपका 8,000 रुपए है, उस पर अंकित किया है 11,200 रुपए। ठीक है, उसके बाद में ये बोल रहा है कि इस पर हमने X% का डिस्काउंट दिया, X% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद में वस्तु को बेचा और बेचने पर हमें 12% का लाभ हुआ। ओके, बेचने पर 12% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो 8,000 पर हुआ होगा। ठीक है, 8,000 का 12% कितना होता है? 12 8 96, 960 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि आपने 8960 में वस्तु को बेचा है, 12% का प्रॉफिट कमाया ना, तो 8,000 का 12% आपको देखना है। तो 8,000 का जो 12% होगा आपका वो होगा 960। ओके, जबकि आपका जो MRP है वो है 11,200। ठीक है, तब डिस्काउंट कितना बना? 11,200 में से 8,960 अगर आप घटाओगे तो ये आपका डिस्काउंट जो बना ना टोटल, वो बना 2,240 रुपए। कितना बना? 2,240, क्योंकि 11,200 से आपने माल को तो 8,960 में बेचा ना। ओके, आपको इस डिस्काउंट का परसेंट लाना है, डिस्काउंट परसेंट, वही तो आपका X% होगा। 2,240 रुपए की आपने छूट दी है, किस पर? 11,200 पर, इंटू 100, है ना। 00, ये 00 कैंसिल, इससे कट गया ये 20 बार, 20%। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपीज पर केजी, 200 रुपीज पर केजी, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?
180 रुपए किलो वाली चाय पत्ती, ओके, और 200 रुपए किलो वाली, है ना, केजी 5:3 में इनको मिलाया। एक बार के लिए मान लेते हैं कि 5 किलो और 3 किलो मिलाया, एक ही बात है, एक बार के लिए समझो। 5 किलो 180 रुपए के हिसाब से 900 रुपए का माल बन गया, आई समझ बात। 200 रुपए के हिसाब से 3 किलो में 600 रुपए का माल बन गया। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस जो टोटल आई वो आई है 1500 रुपए की। माल आप खरीद के कितना लाए हैं? 1500 रुपए। अब अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं कि माल बिका वो मूल्य कितना है, तो 5 और 3, देखिए 5 + 3 8 किलो माल इकट्ठा हुआ और 8 किलो आपका 210 रुपए के भाव से बिका है। तो मूल्य क्या आ जाएगा? ये 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब एक बात बताइए, 1500 रुपए का माल 1680 रुपए में बिका, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? लाभ हुआ 180 रुपए। ये सुनो, लाभ आपका 180 है, आपको लाना क्या है? लाभ का परसेंट। ठीक है, अब लाभ परसेंट आप कैसे ज्ञात करोगे? तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट परसेंट। 180 रुपए का प्रॉफिट किस पर है? 1500 पर, इंटू 100। ठीक है, अब आप काट लो, 00 से 00, है ना, और इससे ये कट गया 12 बार, 12% आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो देख लो, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है, और ये आपका अंकित मूल्य है। ठीक है, क्या बोला इसमें? किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। अगर अंकित मूल्य को आप 100 रुपये मानते हो तो क्रय मूल्य आपका 80 रुपये हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? भाई 12% का बट्टा दोगे तो अंकित मूल्य पर दोगे, 12% का बट्टा दो इस पर। 12% का बट्टा देने का मतलब है कि आपने उसको 88 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 88 रुपए में। क्लियर? अब यहां पे जो आपका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है 8 रुपए, और आपको प्रॉफिट का परसेंट लाना है ना, तो बड़ी आसान बात है। 8 रुपए का लाभ किस पर हुआ है? हमेशा लागत पर। लाभ का परसेंट तो लागत पर ही निकलेगा, 80 × 100, ये हो गया आपका 10%। ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपए है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? समझना बात को। ये आपका है क्रय मूल्य, सुनो, ये आपका है विक्रय मूल्य, और ये है आपका अंकित मूल्य। ठीक है, अब यहां पे ये क्या बोल रहा है? किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। अंकित मूल्य अगर 100% है तो उस पर 10% की छूट पर मूल्य आएगा 90%। बिल्कुल, ये बोल रहा है कि 10% की छूट के साथ मूल्य है 1080 रुपए, तो सेलिंग प्राइस उसका 1080 रुपए होगा। सेलिंग प्राइस परसेंट में तो अंकित मूल्य के आधार पे परसेंट में तो 90% है, रुपयों में 1080 है। ये आपको क्या मिल गया? ये आपको सुराग मिल गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात करना है मैं आगे बताऊंगा। देखो, अंकित मूल्य का पता करते हैं। अंकित मूल्य का 90% 1080 है। 1080 में आप 90 का भाग दे दो, गुणा कर दो 100 से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1200 रुपए। कितना हो गया? 1200 रुपए। आपका एमआरपी 1200 रुपए है, और इसने क्या बोला है कि अगर कोई छूट नहीं दी जावे, यदि छूट नहीं दी जाए तो दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है।
कोई भी छूट नहीं दोगे, दुकानदार को 20% प्रॉफिट होगा। अब एक बात बताओ, अगर आपका क्रय मूल्य 100% होगा, 20% प्रॉफिट होगा, 20% प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब उसका मूल्य 120% होगा कि नहीं होगा? तो ये 1200 120% के बराबर है। ये आपको वापस सुराग मिल गया ना भाई। अगर क्रय मूल्य 100% मानो तो 1200 रुपए में अगर वस्तु बेचो, कोई छूट नहीं दो, तो 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य 100% है, 20% का लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य 120% है। विक्रय मूल्य 120% है, जो 1200 रुपए के बराबर है। अब आपको लाना है कॉस्ट प्राइस, तो 1200 में 120 का भाग दे दो, गुणा कर दो 100 से, ये 1000 आ गया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी कमीज एवं एक पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? अभी जस्ट अपन कंफर्म करते हैं इसको। देखो, एक तो है कमीज, है ना, और एक है पैंट। इनका जो मूल्य है ना, अंकित मूल्य, वो 1:2 में है। एमआरपी जो है उनका 1:2 में है। अगर उस पर 1 रुपये लिखा हुआ है तो इस पर 2 रुपये लिखा हुआ है। अगर उस पर 100 रुपये लिखा, 10 रुपये लिखा हुआ तो इस पर 20, उस पर 100 तो इस पर 200। एक काम करते हैं ना अपन, ये 1:2 में है ना, तो अपन एक मान लेते हैं कि इसका एमआरपी 100 रुपये मानो, इसका मान लो 200 रुपये, ताकि कैलकुलेशन में आसान रहे। ये आपका एमआरपी है, समझे आप, यानी अंकित मूल्य है। ठीक है, समझना आगे बात को। देखो, दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। देखो, कमीज का जो डिस्काउंट है ना, वो कितना है? 40%। तो 40% का मतलब है 40 रुपए रखना, 40 रुपए की छूट। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। वो पैंट और कमीज दोनों को मिला के 30% का डिस्काउंट देता है। तो देखना, कमीज और पैंट यानी 100 रुपए प्लस 200 रुपए, तो हो गया 300 रुपए। 300 रुपए पर वो क्या करता है, कितना डिस्काउंट देता है कि अगर आप दोनों खरीदते हो, कमीज प्लस पैंट यानी 100 और 200, 300 रुपए का माल लोगे तो उस पर 30% का डिस्काउंट है। तो 300 रुपए का 30% डिस्काउंट आपका 30% है, यानी कि 90 रुपए का डिस्काउंट हुआ। अब एक चीज बताओ मुझे, उसने कमीज और पैंट दोनों खरीदे हैं, दोनों खरीद के 90 रुपए का डिस्काउंट उसको मिला है। उस आदमी को पता है ना कि केवल कमीज पर डिस्काउंट मिला हुआ है 50 रुपए, और कमीज के साथ में पैंट को भी खरीदा तब उसको छूट मिली है आपकी 90 रुपए की। केवल शर्ट पे तो 40 रुपए का डिस्काउंट उसने पा लिया है, दोनों पे मिला के 90 रुपए का डिस्काउंट पाया है। तो अपन कहेंगे ना कि 90 रुपए में से 40 रुपए डिस्काउंट तो कमीज वाला था। तो पेंट पर जो छूट है ना, पेंट की छूट, तो पेंट की छूट आपकी कितनी है? 90 रुपए में से 40 रुपए घटा लो, 50 रुपए की छूट है, हाँ या ना? और इस छूट का परसेंट आपको पता करना है। अब एक बात बताओ, पेंट पर 50 रुपए का डिस्काउंट है। 50 रुपए का डिस्काउंट किस पर है? 200 रुपए पर, क्योंकि पेंट का अंकित मूल्य 200 रुपए। तो 50 रुपए का डिस्काउंट आपके 200 पर है, इंटू 100, तो परसेंट निकालोगे तो ये आएगा 25% का डिस्काउंट है पेंट पर। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ उसको 600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का दुगुना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मैं आपको समझाता हूं डायग्राम से। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, मैं ऑप्शन से भी समझा दूंगा। कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये यहां पे कॉस्ट प्राइस है। 900 में बेचोगे तो जितना लाभ होगा ना, वो लाभ वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। इधर जाओगे तो हानि, इधर जाओगे तो लाभ। 600 रुपए में बेचने पर जितनी हानि हुई है ना, उससे दुगुना लाभ हो जाएगा अगर वस्तु 900 रुपए में बिकेगी। एक बात बताओ मुझे, कॉस्ट प्राइस से 600 रुपए में जाते हो तो जितनी दूरी है उससे दुगुनी दूरी है अगर 900 पे जाते हो तो, पॉजिटिव साइड में। तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 300, और एक और एक, ये 3 यूनिट बराबर 300,
तो एक यूनिट का मान है 100 रुपए, इसका मतलब ये 100, ये 100, ये 100। अब आपको लाना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस जब लाना है तो आप एक काम करो, या तो 600 में 100 जोड़ दो तो 700 आ जाएगा, या 900 में से 200 घटा दो तो 700 आ जाएगा। 600 प्लस 100 700। अब आप कहोगे सर इतना नहीं करे तो कोई और तरीका है? सिंपल सी बात है ना, आप ऑप्शन मान लो कि 700 रुपए आपका क्रय मूल्य है, तो 600 में बेचोगे, ये 700 रुपए आपका क्रय मूल्य है, 600 में बेचोगे तो 100 रुपए का घाटा हुआ कि नहीं हुआ, और 900 में बेचोगे तो 200 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। ये प्रॉफिट और ये लॉस, होने वाला प्रॉफिट लॉस से दुगुना है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो ये सेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। कोई वस्तु x रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। x माइनस वाई तथा x प्लस वाई में क्या अनुपात है? एक काम करें, माना कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, बोलो क्या है? 100 रुपए। समझना बात को है ना, मान लो वस्तु का मूल्य 100 रुपए, कोई वस्तु x रुपए में बेचने पर 15% का घाटा है, 15% का घाटा, लॉस 15%, इसका मतलब है कि उसका सेलिंग प्राइस है 85 रुपीज, यस, और ये आपका x हो गया। कितना समझ में आया? और इसने बोला है कि वस्तु को y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। अब 15% का प्रॉफिट होगा, 15% का प्रॉफिट होगा तो आपकी वस्तु फिर 100 की बजाय 115 रुपए में बिकेगी ना, और वो आपका y हो गया। y रुपए में बेचने पर 15% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब y का मान 115 है और x का मान ठीक है, और x का मान आपके कितना है? 85। ये सुनो, अब वो कह रहा है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई में क्या रेशियो है? y माइनस x और y प्लस x में रेशियो क्या है? ठीक है, y माइनस x यानी 115 माइनस 85 और 115 प्लस 85, इनका अंतर तो कितना हो गया? ये 30, इनका योग कितना हो गया? 200, 0 0 कैंसिल, अनुपात है 3:20। ये आपका राइट आंसर है। अब बताओ क्या मैथ्स टफ है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये लाइन है, ठीक है, ये आपका ए है, ये ई है, ये बी है, ये है, ऐसे है, ये आपका क्यू डिग्री है, ये आपका पी डिग्री है, ये वाला, ये एफ है, ये दूसरी लाइन है, ये सी है, ये जी है, ये डी है, ये है आपका आर डिग्री। अब आपको कंफर्म दिख रहा होगा। ठीक है, अब समझना इसमें आगे की बात। दी गई आकृति में ए बी बराबर सी डी, सॉरी समांतर, ए बी सी डी समांतर है, तब क्या बोला है? P प्लस क्यू माइनस आर का मान कितना होगा? एप्लीकेशन के अंदर जो अपना कोर्स है वहां पे मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था, खास यही क्वेश्चन। एक काम करते हैं, अपन यहां से एक लाइन डालते हैं। आपको ये लाइन क्यों डाली अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये लाइन मैंने डाली, ओके, इन दोनों के समांतर ये लाइन डाली है। अब देखना, ये लाइन और ये लाइन समांतर रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण, कौन सा? ये कोण और ये कोण, कैसे? ये दो लाइन है ना, तिर्यक रेखा काट रही है, ये कोण और ये कोण 180 डिग्री का योग होगा कि नहीं होगा? ये तो आप समझते हो, ठीक है। ये पूरा एंगल Q है, ये पूरा, ये कंप्लीट एंगल जो है ये वाला, ये F है ना, ये कंप्लीट क्या है? Q। एक चीज बताना मुझे, नीचे ये दो समांतर रेखाएं वापस है ना, ये और ये,
इनको एक तिरछी रेखा काट रही है ना, ये कोण जब r डिग्री है तो ये कोण r डिग्री होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण। तो ये r है तो मैं इसको बोल दूं, किसको, ओ इसको, इतने को बोल दिया मैंने, ये तो r डिग्री है। यस, आप इस बात को जानते हो कि ये पूरा कोण q डिग्री है। q में से नीचे वाला r गया ना, ऊपर वाला बच गया q डिग्री माइनस r। ठीक है, अब ये ग्रीन वाला छोटा सा एंगल ये q डिग्री माइनस r हो गया, क्योंकि ये नीचे वाला r है, ये पूरा q है, तो q में से r घटा दो, ऊपर वाला ये कोण बच जाएगा। ओके, p का और इस कोण का, ग्रीन वाला, ये ग्रीन और ये ग्रीन मिला करके 180 डिग्री होगा। तो मैं जोड़ देता हूं क्या, p डिग्री प्लस q डिग्री और r, ये मिला करके 180 डिग्री होगा। ये सुनो, तो अब एक बात बताओ, ये p डिग्री और q माइनस r ये दोनों मिला करके 180 डिग्री है, तो इसका आंसर है 180, है ना। इंटरेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर तथा 225 वर्ग सेंटीमीटर है, इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। मैं एक लाइन बोल रहा हूं तो समझना, दो या फिर दो से अधिक त्रिभुज जिनकी माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात, उनके शीर्ष लंबों के वर्गों का अनुपात, उनके अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, उनके परिवृत्त की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, उस कंडीशन में आप देखो कि उनकी ऊंचाइयां, उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात, देखो दो या दो से अधिक त्रिभुजों में संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात, संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात, संगत कोणों के अर्धकों के वर्गों के अनुपात, संगत अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात, संगत परिवृत्त की त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात, और वही शीर्ष लंबों के ये जो आपका ऊंचाई है, ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। तो दो समरूप त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये, दोनों समरूप है। ठीक है, उस कंडीशन में देखना इनकी संगत ऊंचाइयां, ये ऊंचाई और इसकी ये ऊंचाई, मैं इसको बोल देता हूं h1 और इसको बोल देता हूं h2। संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात h1 का स्क्वायर और h2 का स्क्वायर, संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा, तो 81 अनुपात 225। अब इनका वर्गमूल करोगे ना, वर्गमूल करोगे तो h1 यानी पहले की ऊंचाई और h2 बराबर 9 15, 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 5 बार, 3 अनुपात 5। बहुत मस्त क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों से खींचे गए कोणों के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र है। अंत केंद्र। देखो, तीनों शीर्षों से खींचे गए कोणों के समद्विभाजक मैंने आपको समझाया तो था अभी। ठीक है, इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वो क्या होगा, अंत केंद्र। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब इसको देखो, एक समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन कोण का 2/3 है। एक कोण आसन कोण का 2/3। कौन सा कोण, कौन से आसन कोण का, तो ये तो आपको पता नहीं, कोई भी ले लो। अच्छा, ये जो आपका समांतर चतुर्भुज है इसमें कोणों के 2 ही तो प्रकार है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर है, तो एक जोड़ी तो ये और एक जोड़ी वो, 2 प्रकार के कोण है। आसन कोण कौन से होते हैं, पास पास के, ये 2 आसन है, ये 2 आसन है, ये 2 आसन है, ये 2 आसन है। तो इसने बोला कि 2 आसन कोण, आप इसको और इसको ले लो, या इसको और इसको ले लो, किसी को भी ले लो। क्या बोला है,
एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन कोण का 2/3 है। अगर ये कोण आपका x है तो इसका आसन ये है ना, ये इसका 2/3 है, यानी x का 2/3, x का 2/3 यानी कि 2x/3 है ये कोण। ये x है तो ये भी x होगा ना, तो ये दो आसन कोण हो गए, इसका ये 2/3, बात तो एक ही है, कोई से भी आप दो ले लो, ठीक है, आसन दो ले लो। आपको पता है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ये वाली, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा, है ना, ये दोनों कोणों का योग 180 होगा। 180 होगा तो हम कह सकते हैं कि x + 2x/3 ये मिलाकर के 180 है। 3 × x 3x, 3 2 5x, 5x/3 बराबर 180। तो आपको x का मान लाना है, x हो जाएगा 180 × 3 ऊपर 5 बटे में, ठीक है, तो इससे कट गया ये 36 बार, है ना, और 36 दिया, ये आपका हो गया 36 × 3 108, 108 डिग्री, ये आपका 108 डिग्री है। तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, छोटा वाला 108 का 2/3, ठीक है, और बाकी 180 में से घटा दो, वैसे इसका 2/3 कर दो, एक ही बात है। 3 से ये कट गया आपका 36 बार, ये 72 डिग्री होगी, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगर आप इसको इस टाइप से भी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक कोण, देखो एक कोण दूसरे का 2/3 है, 2/3 है ना, तो एक तो हो गया 2, दूसरा हो गया 3, तो अपन इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है, 3 और 2 5 इकाई, 5 यूनिट्स बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये आपके लिए क्या है, सुराग है। आपको छोटा कोण लाना है ना, तो 2 इकाई का मान आपको लाना है, 2 इकाई का मान लाना है तो 180 में दिया 5 का भाग, गुणा किया 2 से, तो इससे कट गया ये 36 बार, 36 दूनी वैसे ये 72 डिग्री तो हो ही जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप। ये हो गया ये। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार की बात है और अब ये फिनिश हुआ, ठीक है। ये था अपना 10वां टेस्ट। हर टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपन उनको सॉल्व कर रहे हैं और ये एहसास कर रहे हैं कि मैथ्स वास्तव में इंटरेस्टिंग है, आसान है, बशर्ते उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर हो, ठीक है। और इसके बाद में अपन जो है नेक्स्ट लेंगे, जो फुल लेंथ टेस्ट है वो 11 नंबर, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप में से वे लोग जो कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं, एप्लीकेशन पर मैथ का कंप्लीट मैथ का कोर्स अवेलेबल है, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ, संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ, बहुत नॉमिनल रेट में है शुरुआत में अभी, वहां पे आपका कंप्लीट मैथ्स क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल बेसिक से खूब एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो आप में से वे लोग जो कोर्स परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं और किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में, पार्ट नंबर 11 यानी कि 11 नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।